हेलो एवरीवन, मैं कन्हैया कुमार। आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो चलिए जानते हैं इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दहन क्या है, इसके बाद हम दहन के प्रकार, और इसके बाद ज्वाला किसे कहते हैं। इसी प्रकार हम ईंधन की परिभाषा जानेंगे और ईंधन की क्षमता को जानेंगे। चलिए जानते हैं दहन क्या है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसके जलने के दौरान प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न होता है। उसके जलने के दौरान प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न होता है। कोयला भी जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। कोयला जो होता है वह जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। अतः रासायनिक प्रक्रिया जिससे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। तो दहन किसे कहते हैं? वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है उसे हम दहन कहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में ऊष्मा और प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है और ईंधन को जलाने से ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं। तो हम घर में और उद्योगों में और वाहनों में ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ जाने पहचाने ईंधन होते हैं: कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी और आदि। ये सभी ईंधन हैं। हम सभी ने मोमबत्ती और कोयले को जलते देखा है। तो मोमबत्ती और कोयले को जलते देखा है। क्या आप बता सकते हैं मोमबत्ती और कोयले के जलने में क्या अंतर है? तो मोमबत्ती और कोयला को जलने में क्या अंतर है? दरअसल मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। मोमबत्ती जो होता है वो ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन कोयला बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती जो होता है वह ज्वाला के साथ जलता है और कोयला बिना ज्वाला का जलता है। यही अंतर होता है। दहन को समझने के बाद हम पदार्थों को जानते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं: अदाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ। जिनका दहन नहीं हो सकता वो अदाह्य पदार्थ हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा, ये सभी अदाह्य पदार्थ हैं जिसका दहन नहीं हो सकता। और दाह्य पदार्थ होता है जिनका दहन हो सकता है, मतलब जिसका दहन हो सकता है, जल सकता है। उदाहरण मोमबत्ती, कोयला। क्या आप बता सकते हैं कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आप बता सकते हैं दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो चलिए हम क्रियाकलाप में आपको समझाते हैं। क्रियाकलाप हैं: सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को चिमनी से इस प्रकार ढक देंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती को हम चिमनी से इस प्रकार ढक देंगे ताकि वायु अंदर जाती रहे। अब आप पाएंगे कि मोमबत्ती अभी भी जलती रहेगी। अब इस मोमबत्ती को हम लकड़ी के गुटके से ढक देंगे। तो किसी लकड़ी के गुटके से हम मोमबत्ती को ढक देंगे। अब आपकी मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाएगी। तो आपकी मोमबत्ती अब थोड़ी देर में बुझ जाएगी। क्यों? ताकि वायु का अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है वो आ जाना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी के गुटके से ढकने से वायु अथवा ऑक्सीजन का चिमनी में जाना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी के गुटके से ढकने के बाद वायु तथा ऑक्सीजन का चिमनी में जाना बंद हो जाता है। अतः दहन के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन होता है। तो दहन के लिए, किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होता है। चलिए जानते हैं ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो एक दाह्य पदार्थ का दहन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो। तो एक दाह्य पदार्थ का दहन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग नहीं पकड़ता। तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग नहीं पकड़ता, लेकिन सोडियम कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। सोडियम जो होता है वो कमरे के तापमान पर भी आग पकड़ लेता है, क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप कमरे के ताप से ज़्यादा है। क्योंकि लकड़ी का तापमान जो होता है, ज्वलन ताप, वो कमरे के ताप से ज़्यादा है और सोडियम का कमरे के ताप से कम है। इसलिए सोडियम में आग पकड़ लेता है। आइए हम जानते हैं जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ ले, ऐसे पदार्थ का ज्वलनशील कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम ज्वलनशील कहते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थ को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल,
पेट्रोलियम गैस आदि। पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस। और आग लगने पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाएं। आग उत्पन्न करने के लिए निम्न आवश्यक हैं। आग जो उत्पन्न होता है ये क्या आवश्यक है? ईंधन, वायु और ऊष्मा। आग लगाने के लिए हमें ईंधन, वायु और ऊष्मा चाहिए। इसमें से किसी एक को हटाकर आग पर नियंत्रण लाया जा सकता है। इन तीनों में से किसी एक को अगर हटा दे तो आग पर हम नियंत्रण ला सकते हैं। अब हम दहन के प्रकारों को जानते हैं। तो दहन के 3 प्रकार होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तो तीव्र दहन जो होता है वो स्टोव की घुरी घुमाते ही गैस जलने लगते हैं, उसे हम तीव्र दहन कहते हैं। और स्वतः दहन जो होता है जिससे पदार्थ अचानक जल उठे, दहन जिससे पदार्थ अचानक जल उठता है उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम का जलना, पोटेशियम का जलना स्वतः दहन है। विस्फोट जो होता है एक आकस्मिक दहन जिससे ऊष्मा और प्रकाश पैदा हो, उसे विस्फोट कहते हैं। एक आकस्मिक पदार्थ जिससे ऊष्मा और प्रकाश पैदा हो उसे हम विस्फोट कहते हैं। चलिए जानते हैं मोमबत्ती को ज्वाला के। ज्वाला यानी फ्लेम। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला पैदा करता है। तो मोमबत्ती जो होता है वो जलने के बाद ज्वाला का निर्माण करता है। तो मोमबत्ती वाष्पित होकर जलती है, अतः ज्वाला का निर्माण करती है। मोमबत्ती जो होता है वाष्पित होकर जलती है, अतः ज्वाला का निर्माण करता है। वहीं दूसरी ओर कोयला वाष्पित नहीं होता है। तो कोयला वाष्पित नहीं होता इसलिए ज्वाला पैदा नहीं करता। तो कोयला जो होता है वाष्पित नहीं होता और इसलिए ज्वाला पैदा नहीं करता। चलिए मोमबत्ती के ज्वाला को हम जानते हैं। सबसे पहला वाला भाग जो होता है पूर्ण दहन वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कार्बन तत्व का पूर्ण दहन होता है, अतः यह भाग सबसे गर्म भाग होता है। यह भाग जो होता है सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा भाग जो है आंशिक दहन वाला मध्य भाग। इस क्षेत्र में कार्बन तत्व का आंशिक दहन होता है, अतः पहले के तुलना में यह भाग थोड़ा कम गर्म होता है। और तीसरा भाग जो है सबसे कम गर्म भाग। यह क्षेत्र कार्बन तत्व का बहुत ही कम दहन होता है। यह क्षेत्र में कार्बन तत्व का बहुत ही कम दहन होता है, अतः यह भाग अन्य के तुलना में सबसे कम गर्म होता है। अब हम ईंधन के बारे में हम जानते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा के स्रोतों को हम ईंधन कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के स्रोतों को ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, मिट्टी का तेल या पेट्रोल आदि। उदाहरण के लिए कोयला, मिट्टी का तेल और पेट्रोल आदि। चलिए अब हम अच्छा ईंधन के बारे में हम जानते हैं। अच्छा ईंधन जो होता है वह आसानी से उपलब्ध हो और यह सस्ता हो, जिससे हर एक आदमी ले सके। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। जलने पर अवांछित पदार्थ न छोड़े, जलने पर अवांछित पदार्थ न छोड़े और सुगमता से जले। अच्छा ईंधन जो होता है वो सुगमता से जले। कुछ और पॉइंट को हम देखते हैं। ऊपर सभी मापदंडों को पूरा करने वाले ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। परंतु कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं होता। परंतु कोई भी ईंधन जो होता है वो आदर्श ईंधन नहीं होता। कुछ ईंधन सस्ते हैं तो वह दहन के समय हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं। कुछ ईंधन सस्ते जो होते हैं वह दहन के समय कुछ हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं, यानी विषैले पदार्थ छोड़ते हैं। अतः हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो ज़्यादातर मापदंडों को पूरा करता हो। अतः हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो ज़्यादातर मापदंडों को पूरा कर सके। ईंधन दक्षता, फ्यूल इफिशियंसी। किसी ईंधन को 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को हम उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को हम उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है वह किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो लकड़ी का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। यही कोयला का 25,000 से 35,000 प्रति किलोग्राम होता है और पेट्रोल का भी 45,000 किलोग्राम होता है। तो आइए जानते हैं ईंधन के दहन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन जलने पर कार्बन कण छोड़ते हैं। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन जो होता है वह जलने पर कार्बन कण छोड़ते हैं। यह कार्बन कण बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होते हैं। यह कार्बन कण जो होता है बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होते हैं। इस ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह ईंधनों का अपूर्ण दहन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह अत्यंत
विषैली गैस होता है। यह अत्यंत खतरनाक गैस होता है, विषैली गैस होता है। ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और यह गैस अधिक मात्रा में विश्व उष्णन का कारण बनती है। ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती हैं और यह गैस अधिक मात्रा में विश्व उष्णन का कारण बनती हैं। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? क्या वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।